हेलो एवरीवन। तो इंडियन बजट आज हम लोग देखेंगे। देखने से पहले एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो इंटेलिजेंस ब्यूरो की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस और बीपीएससी की, और अगर आप चाहते हो मेंटरशिप बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप बैच जो है वो ऑलरेडी रनिंग है। आईबी की 26 से स्टार्ट हो जाएगी। 60 डेज़ का इंटेंसिव प्रोग्राम होगा, ठीक है। और यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए ऑलरेडी चल रही है 15 जुलाई से सेकंड बैच जो है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन 9773761359, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ISPC सिंप्लीफाइड, ठीक है, आईडी है। और आप मुझे मैसेज कर सकते हो इवन ऑन टेलीग्राम आईडी है इंटेंगल फोटोन। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। पूरी की पूरी इंडियन बजट को पहले तो उसकी स्टैटिक पोर्शन को पूरा समझेंगे, उसके बाद जो 25-26 का हमारा फाइनेंशियल ईयर में बजट है उसको कंप्लीट यहीं कहीं याद करके जाएंगे। हेलो एवरीवन। सो बजट अगर आप देखोगे इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर वाला सेगमेंट एडेड होता है, चाहे वो आईबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे इंडिया कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपको बजट से देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। अगर आप मान लो कि कोई एग्ज़ाम देते हो, जैसे पीसीएस दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको 2 से 4 क्वेश्चन इससे आराम से रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर आप आईबी जैसे एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो बजट जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ बजटिंग सिस्टम होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो आगे आने वाला कुछ मिनट्स जो होगा 10-15 मिनट 10-12 मिनट उसको आप स्किप कर सकते हो, जहाँ पे मैं बजटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया को बताऊंगा, जहाँ पे ये डिस्कस करूंगा कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या है, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, स्टेट स्कीम क्या है, फिर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर किस तरीके से आप जो बजट का प्रोसेस होता है 2000 मान लो मैं ईयर को मान लो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्टली 25-26 को नहीं लेके बताऊँगा आगे। मान लो कि 22-23 जो प्रीवियस ईयर हो गया, 23-24 करंट ईयर हो गया, और नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर 24-25 हो गया। अभी के केस में बात करेंगे हम लोग तो 23-24 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 24-25 करंट ईयर हो जाएगा, और 25-26 जो होगा वो अपकमिंग ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग इकॉनमी सर्वे क्या होता है, फिर किस तरीके से बजट और इकॉनमी सर्वे को रीड करते हैं, फिर वोट एंड अकाउंट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, रेलवे बजट क्या होता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, कैपिटल रिसीट हो गया, जैसे कैपिटल रिसीट में हम लोग किस किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को करते हैं कि नहीं करते हैं, डेट रिसीट हो गया, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मेजर सब्सिडीज़, डिफेंस सर्विसेज, ग्रांट्स, ये सबको देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर बात करेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटी को देखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे आने वाली 10 से 15 मिनट में मिल जाएगी, उसको आप सुन लेना। वो वीडियो जो होगा वो काफ़ी यूज़फुल होगा उनके लिए जिनको बेसिक ऑफ बजटिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया बजट 2025-26 की। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ बजटिंग सिस्टम। ईयर ऑफ रेफरेंस जो मैं लूँगा वो 22-23 होगा, फिर 23-24 होगा, 25-26 होगा, ठीक है। मैं जो प्रेजेंट ईयर लूँगा वो 23-24 लेके बताऊँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ये जो बजटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया बजट 2025-26। यू ऑल वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा बजट को। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो PDF है आपको ग्रुप में मिल जाएगी ISPC सिंप्लीफाइड में। इस PDF से आपको डायरेक्टली IB के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, फिर PCS में जाओगे तो 2 क्वेश्चन आएगा, 2 से 4 क्वेश्चन आएगा। EPFO के एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, APFC के भी। तो इंडिया कोई भी एग्जाम दोगे जहाँ पे ये कंसर्न है आपको इजीली मिलेगा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको टिप पे याद करा दूंगा। अगर आप बजट की सिस्टम पढ़ रहे हो तो इससे कम टाइम में इतने डिफ्रेंशिएट करके मैं इतना बता दूंगा कि आपका काम आराम से निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको। और उसके बाद मैंने दो पेज की हैंड रिटन नोट्स डाली है। ये 2 पेज की जो हैंड रिटन नोट्स है ना विथ ट्रिक्स भी एडेड है इसमें, और जो इन्फॉर्मेशन हैं वही आपके एग्जाम में आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द इंडियाज बजट 2025-26। यू आर वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। किस तरीके से कोई एक बजट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, बजट की प्रोसेस क्या होती है हमारे इंडिया में, किस तरीके से कोई भी स्कीम जो बजट के एम्बिट में आता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है या स्टेट स्कीम होता है। इसी तरीके से हम लोग समझेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, बजटिंग जो प्रोसेस होते हैं जिसमें बजट एस्टिमेट की बात करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट की बात करते हैं, फिर एक्चुअल एस्टिमेट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आखिर
एक्चुअल में ये बजट एस्टिमेट क्या है, रिवाइज एस्टिमेट क्या है, या फिर एक्चुअल एस्टिमेट क्या है। ठीक है, जब मुझे नहीं आइडिया था बजट के बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता था। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बेसिक्स, अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो अबाउट यूपीएससी, और इफ़ यू आर in the field of PCS or any exam, you should know about the budget process, or also even though you are not preparing for any exam, you should know this process। ठीक है, क्योंकि बजट बहुत ही एक तरीके का फेस्टिवल है इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझो कि जब भी हम बात करते हैं बजटिंग प्रोसेस की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड होती हैं हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, जिसको हम लोग PSEs कहते हैं, या फिर PSUs कह लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। ठीक है, जब अगर हम लोग बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करेंगे कि उसमें गवर्नमेंट की जो शेयर होगी, ठीक है, वो आपको ग्रेटर देन 50% होगी। अगर मान लो गवर्नमेंट की शेयर 51% है, तो गवर्नमेंट के पास उसकी ओनरशिप है। ठीक है, बाकी 49% और भी कोई इसकी शेयर ले सकते हैं, लेकिन सोल जो डिसीजन होता है, मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है, मैनेजमेंट का जो होल्ड होता है, वो किसके पास होता है? वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, या फिर गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट होगी, क्योंकि जहां हम बात करेंगे 51% की, वहां पे मैनेजमेंट हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में, या फिर स्टेट स्कीम के बारे में, ठीक है, स्टेट स्कीम के बारे में, तो सीधी सी बात है, जब हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे, स्पॉन्सर्ड की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, जो स्कीम्स में जो भी शेयर्स होता है, स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्कीम्स में जो कंसर्न्ड जो भी एक फंड क्रिएट होता है, वो किसके द्वारा बियर किया जाता है? सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों इन्वॉल्व होगी इसमें। अगर हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर ले, तो यहां पे सेंटर की कंट्रीब्यूशन 100% होगी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग स्टेट स्कीम की बात कर लेते हैं, तो यहां पे 100% जो भी फंड एलोकेटेड होंगे फॉर द गिवन कंसर्न्ड स्कीम्स के लिए, तो वो कौन देगा? वो देगा स्टेट। ठीक है, स्टेट अपनी बजटिंग प्रोसेस से इसको अलॉट करेगा। यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंटर स्पॉन्सर करेगा, एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर लेंगे, वहां पे सेंटर और सेंटर प्लस स्टेट मिलके करेगा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेंटर ज्यादा करता है, स्टेट कम करता है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर ले, अगर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, वहां पे सेंटर थोड़ा लीनियंसी दिखाता है, और वहां पे 80 to 90% स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक और टर्म आता है जब आप बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया पढ़ोगे, तो सबसे पहले एक टर्म आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की मतलब क्या होती है? जब समझ लो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ कि जब गवर्नमेंट जो है वो सेल कर रही है, किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी को, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर को सेल कर रही है, और वो जो सेलिंग शेयर है वो लेस देन 50% है। ठीक है, तो यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट टर्म कॉइंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर लेस देन 50% है, मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 50% जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट खुद है। अगर 50% शेयर होल्डर गवर्नमेंट खुद है, तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट किसके हाथ में होगी? मैनेजमेंट जो होगी वो आपको गवर्नमेंट के हाथ में होगी। टू बी वेरी क्लियर इन दिस। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट आप सुनते आते होगे, तो मैंने डिसइन्वेस्टमेंट टर्म को कॉइन कर दिया। अब सुनते आते होगे, अभी खास करके बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन काफी न्यूज में रहती है, हमेशा सुनते आते रहते हो। मीडिया किस तरीके से लैस आउट करती है गवर्नमेंट को कि दे आर डूइंग दिस, प्राइवेटाइजेशन इज एवरीवेयर। तो हम लोग समझते हैं प्राइवेटाइजेशन आखिर होता क्या है। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात करोगे, तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी? ग्रेटर देन 50% जो होगा, ग्रेटर देन 50% शेयर को वो सेल कर देगी किसी भी कंपनी को। ठीक है, जब आप 50% से ज्यादा अगर शेयर को सेल कर दोगे, तो यहां पे जो मैनेजमेंट होगा, जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी, वो मैनेजेरियल और मैनेजमेंट पोजीशंस को विद ये गिव अप कर देगी, और वो किसे दे देगी? जो भी शेयर एंटिटी इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट को दे देंगे। तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, ये डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों फैक्टर्स आपको समझ में आने चाहिए इफ यू आर रीडिंग बजट सिस्टम, बजटरी सिस्टम, और
द बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, देन यू शुड नो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन लाइक दिस। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। अपना एक टर्म आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, और वो है आपको बजट एस्टिमेट, फिर आपको है रिवाइज एस्टिमेट। जब भी आप बजट की पीडीएफ खोलोगे ना, जब भी आप बजट की पीडीएफ खोलोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो मिलेंगी आपको बजट एस्टिमेट, एक मिलेगा आपको रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है, एक मिलेगा आपको एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट। देखो मैं सीधे से एक बात कहता हूँ, चलो मान लो हम लोग बात कर लेते हैं अभी 23-24 की बात कर लेते हैं। देखो जब भी बजट की बात करोगे ना, तो बजट आप किस चीज़ की करते हो ये सोचो। बजट आप किस चीज़ की करोगे, मैनेजमेंट किस चीज़ करोगे, जो फ्यूचर आप खर्च करोगे उसकी आप उसकी बजट की बात करोगे। जैसे मान लो 24-25 आने वाला है, ठीक है, उसकी बजट की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास कितना कितना रिसिप्ट आ रहा है, मतलब जो इनकमिंग क्या है मेरा, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम ये इस चीज़ की एस्टिमेशन कब करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम बजट एस्टिमेट की बात करेंगे, अगर मान लो हम 23-24 में हैं, अभी एट प्रेजेंट मेरे पास मान लो हम 2023-24 की बजट पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपको जो बजट एस्टिमेट होगी, बजट एस्टिमेट वो 24-25 की होगी। ठीक है, अगर रिवाइज एस्टिमेट की बात कर लेते हैं तो ये 23-24 की हो जाएगी। और एक्चुअल एस्टिमेट क्या होता है, जिसकी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, टू नो कि हम लोगों ने किस तरीके से एलोकेशन किया था पहले, और वो जो एलोकेशंस किए थे वो उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो थी, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स जो थे वो किस तरीके से इन्वॉल्व थे, और कितना कितना एलोकेशंस उन्होंने किया, कितने कितने एक्सपेंडिचर्स किए, इसको यूज उन्होंने कैसे किया। ठीक है, तो एक्चुअल एस्टिमेट हम लोग यहाँ पे 22-23 की कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमें बजट करना है 24-25 का, हम हैं 23-24 में, और हम बात करेंगे पास्ट 22-23 की। तो सिंपल सा है, बहुत ही इजी फंडा है कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट बजट एस्टिमेट तो हम लोग फ्यूचर की बात कर लेंगे, रिवाइज एस्टिमेट मतलब प्रेजेंट की बात कर लेंगे, और एक्चुअल एस्टिमेट वी विल गो इन द पास्ट एंड वी विल इवैल्यूएट व्हाट वी हैव एलोकेटेड इन द पास्ट, व्हाट हाउ द मिनिस्ट्रीज, हाउ द डिफरेंट ब्रांचेस हैव एक्सपेंडेड और एक्सपेंडिचर्ड इन देयर कंसर्न्ड फील्ड। ठीक है, और एलोकेटेड इन देयर कंसर्न्ड स्कीम्स। चलिए अब चलते हैं आगे फर्दर। देखो जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर तीन एरिया की बात कर रहे थे, एक तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, एक करंट ईयर, एक अपकमिंग ईयर की बात कर लेते हैं। चलो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, एक आपको करंट ईयर की बात कर लेते हैं, करंट ईयर की बात कर लेते हैं, एक हमारा अपकमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। देखो मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ जो आपको बजट और ये इकोनॉमी सर्वे क्या होता है ना, कभी भी किसी के पीछे भागा मत करो कि आप पढ़ा दो, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, खुद से उसको खोल के पढ़ने की कोशिश करो। उसके लिए आपके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और करंट ईयर की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर। व्हेन वी आर मूविंग और व्हेन वी आर सर्कुलेटिंग इन द प्रीवियस ईयर वी टॉक्स अबाउट द रेफरेंस ईयर। ठीक है, यहां से हम लोग आइडिया लेते हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर कंसेप्ट, मान लो हम लोग अभी करंट ईयर 2023-2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, याद नहीं रहे तो आप AM याद कर लेना, मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 23-24 हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो हम लोग अपकमिंग ईयर किसकी बात करेंगे, 2024-25 की बात करेंगे। ठीक है, अपकमिंग ईयर 2024-25 की बात करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर का वो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हमारा हो जाएगा 2022 एंड 23 की बात कर लेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। अब जो प्रीवियस ईयर है वो रेफरेंस ईयर है, रेफरेंस ईयर है। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया लगेगा, मतलब एक बेसिक आइडिया फ्रेम होगा कि किस तरीके से हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो था, एक्साइज, कस्टम, GST, वैट, इन चीज़ों का क्या असर पड़ा, किस तरीके से इनको यूज़ करने पे हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हमें अगर इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है तो हम लोग और क्या कंसर्न रखते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग करंट ईयर की बात कर लेते हैं। तो करंट ईयर में क्या होगा, बजट मेकिंग प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आप अगले ईयर की बात कर पाओगे। हाँ ठीक है, हम अभी जो साल मेरा बीत रहा है, हम उस साल पे ही तो नेक्स्ट की प्लानिंग कर सकते हैं ना।
ठीक है, हम उस साल के पे ही नेक्स्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां पे आपको बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। और कब से स्टार्ट हो जाएगा? तो सितंबर एंड से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक आपको ये बजट प्रोसेस स्टार्ट होगा। निर्मला जी काफ़ी एक्टिव मोड में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे हेल्दी इकोनॉमिस्ट के साथ कि चलो भाई अब तुम्हें बंद होना होगा, क्लोज होना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बर्डन है, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली नेक्स्ट ईयर की टारगेट। ठीक है, चलो जब हम लोग ये काम कर लेंगे उसके बाद इसमें एक्टिव कौन होता है, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस एक्टिव होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, ठीक है, ये एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू एनालाइज, टू जनरलाइज एंड टू फॉर्मुलेट द नेक्स्ट ईयर बजट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी एट प्रेजेंट कौन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है ना, वो प्रिपेयर करते हैं बजट। तो आखिर अगर आपसे पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी डिपार्टमेंट आपको बजट प्रिपेयर करती है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, DOEA। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और है। 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। देखो, 1 फरवरी को बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर 1 डे, मतलब जनवरी 31 को इकोनॉमी सर्वे, मतलब 1 फेब को बजट पेश किया जाएगा और एक दिन पहले मतलब 31 जैन को इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 फेब से जो स्टार्ट होता है हमारा जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है, अब हम उसमें करते क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 फेब को, पहले 28 फेब होता था, 1 फेब से ही करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन। तो पहला काम क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी किया जाता है किसके द्वारा, स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा। स्टैंडिंग, आप पॉलिटी में स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा। फिर क्या होता है, इसके बाद वोट होता है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, फिर यहां पे पास होता है, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। अब देखो, मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, बस इतना समझ लेना, जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की। मतलब क्या हुआ, पॉकेट से पैसा जाएगा गवर्नमेंट का। और ये किसमें डिस्कशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 114 में, 114 आर्टिकल में ये डिस्क्राइब्ड है। ठीक है, इसके बाद जब आप एप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दोगे तो फिनांस बिल पास होता है। तो फिनांस बिल पास होता है। ठीक है, फाइनेंस बिल जो होता है वो एक तरीके से इनकम होता है और ये आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है। ठीक है, और वैसे भी बजटिंग सिस्टम में बजट कहीं भी मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जितने प्रोसेस हुए ना, 1 फरवरी, पहले तो समझ लो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये चलते चलते ये जो आखिरी फिनांस वाला कंडीशन हुआ वो कहां तक आया, 31 मार्च तक। ठीक है, ठीक है, फिर बजट इंप्लीमेंटेशन हो गया। फर्स्ट अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, ये बजट इंप्लीमेंटेशन हो गया। क्लियर है, चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यही है सिंपल और बेसिक बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, बेसिक चीजें। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो यू कैन कमेंट एनी वीडियो, लाइक एनीथिंग, एनी टॉपिक यू वांट मी टू एक्सप्लेन। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो, रियल जीडीपी हो, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे समझना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया। यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं इंडिया के बजट को, सिस्टम को। देखो,
1 फरवरी 2025 को ऑलरेडी आप लोगों ने बेसिक देख लिया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर में बजट है उसको पेश किसके द्वारा किया गया, तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया। ये जो बजट था वो उनका 8वां बजट था जो उन्होंने पेश किया है। अब ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखिए, इससे जो पहले थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इससे पहले कौन से जो प्राइम मिनिस्टर, जो फिनांस मिनिस्टर थे जिन्होंने 7 टाइम्स बजट को पेश किया था। अब इसका जो थीम है वो बेसिकली है सबका विकास, ठीक है। अब देखिए, टोटल आउटले जो है, अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद करके जाना है। टोटल आउटले है आपको 50.65 लाख करोड़। अब देखो, इसको लिखने का तरीका यही होता है, इसको आप फुल्ली एक्सपेंड करके लिखोगे तो याद करने में दिक्कत होगी। टोटल आउटले जो बजट का है वो 50.65 लाख करोड़ है। रिसिप्ट जो है, जो रिसिप्ट जो होती है वो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटी नहीं होती है, जो आप रिसीव करते हो टोटल। यहाँ पे 2 कंपोनेंट होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट की बात कर लिए, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बस 1 मिनट में जान लो। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू में आपको 2 तरीके का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। और डायरेक्ट टैक्सेस में आपको कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। अब देखो, वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लें, आईटी की, तो यहाँ पे जीएसटी होता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर्विस टैक्स जो होता है, अब ये दूसरा कंपोनेंट जो रेवेन्यू रिसिप्ट का हो जाएगा। 2 कंपोनेंट मैंने बताया आपको, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो पीएसयू से मिलेगी, आरबीआई और एक्सटर्नल ग्रांट्स। ये तो आपको हो गया रिसिप्ट का, जिसमें आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नहीं होती है, याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, वहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगी। अब अगर कैपिटल रिसीट की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी भी होती है, और एक चीज़ याद रखिएगा, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी यहाँ काउंट होती है। 2 तरीके का होता है, नॉन डेट रिसिट और डेट रिसिट। नॉन डेट रिसिट जो होता है वो रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और सेल ऑफ ग्रांट्स, ये सब होता है। डेट रिसिट की बात कर ले तो लाइबिलिटी, इंटरनल बोरोइंग, जैसे आरबीआई बोरो किया, ठीक है, पीएफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब डायरेक्टली हम लोग इस चीज़ पे मूव करते हैं। तो अभी की जो रिसीट है वो आपको 50.65 लाख करोड़ है, ठीक है। तो टोटल रिसीट 50.65 है, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर आपको 50.65, तो 50.65345 लाख करोड़। अब मैंने इसको 65345 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर होगा और जो रिसीट होगा उसमें कुछ डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर और रिसीट में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, अगर कम हुआ तो डेफिसिट होगा, तो सरप्लस भी होता है, डेफिसिट भी होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेफिसिट ही रहता है, चाइना सरप्लस में जाता है। अब देखिए, इस रिसीट में रेवेन्यू रिसीट की बात कर ले हम लोग, तो वो आपको 34.20 लाख करोड़ है, और कैपिटल रिसीट की बात कर ले तो 16.42 लाख करोड़ है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 39.44 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए, जो डेफिसिट है वो आपको 4 तरीके की मैंने बता रखी है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.4% है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 1.5% है। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 0.8% है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा, 0.3% हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया की, वहाँ पे आपको अगर ये बजट सिस्टम पूछा जाता है उसमें, तो ये क्वेश्चन आएगा। अब जो फिजिकल डेफिसिट है वो आपको 15.68 लाख करोड़ है, रेवेन्यू डेफिसिट 5.23 लाख करोड़ है, प्राइमरी डेफिसिट 2.92 लाख करोड़ है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 96,654 है। अब इस आपको ये डाटाज याद रहे, इसीलिए मैंने आपको 2 पेज में कंप्लीट समराइज कर दिया है पूरी की पूरी बजट को। मैं एक्सटेंडेड वे में भी बताने वाला हूँ आपको, लेकिन ये समझना क्लियर है। अब देखो 4 इंजन हैं बजट के, 4 इंजन ऑफ बजट। अब जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4 है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट इज 0.8%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज 0.3%। अब देखो फिजिकल जो है वो 15.68 लाख करोड़ है, रेवेन्यू 5.23 लाख करोड़, प्राइमरी डेफिसिट 2.92 लाख करोड़। यहीं का यहीं याद करके जाओ। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो ये 4.4 है, आपको पता है FRBM होता है, उसके अंदर रखना होता है। उसके बाद
रेवेन्यू डेफिसिट 1.5, फिर 1.8, 0.8 और 0.3 घटते जा रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो 4 इंजन्स हैं बजट के। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, थर्ड है आपको इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है एक्सपोर्ट। याद रखना, इस बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। आपको पता है बीपीएससी और यूपीपीएससी और कोई भी एग्जाम इस तरीके से ही क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, AMIE, इस तरीके से याद रख लीजिएगा तो सफिशिएंट रहेगा। अब देखो रुपए कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास आती हैं और कहाँ कहाँ जाती है, देख लेते हैं। तो देखो कहाँ से आते हैं, कहाँ से रुपये जाता है। बोरोइंग एंड लाइबिलिटी जो है वो 24% है, इनकम टैक्स से 22%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%। अब एक चीज़ समझना, कहाँ आता है इसका टॉप 3 याद रखिएगा, तो बोरोइंग, इनकम और कॉर्पोरेशन, ठीक है। तीसरा है आपको कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, यहाँ आर मिस हो गया है, ठीक है। ये है 18%। तो आप अगर इसको याद करना चाहो तो फोर्थ नंबर पे जीएसटी एंड अदर्स हो गया 17%, नॉन टैक्स हो गया 9%, कस्टम हो गया 4%। तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेना कि जो रुपया आ रहा है उसमें जो सीक्वेंस है वो बेस है BIC। और रुपीज़ कहाँ कहाँ जा रहा है उसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके शेयर देख लो। स्टेट शेयर 22%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16%, डिफेंस 8%, फिनांस 8%। अब देखो डिफेंस, फिनांस और अदर एक्सपेंडिचर जो है वो है 8%, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, मेजर सब्सिडी में 6% और पेंशन 4%, ठीक है। तो इसको SIC याद रख सकते हो। अब देखो जितने भी चीज़ें हैं उसको अब एक बार हम लोग एक्सटेंडेड वे में देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट समरी पे जाते हैं। अब देखो जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या दे रखा है आपको। इंजन ऑफ डेवलपमेंट एक एग्रीकल्चर हो गया, फिर MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। मैंने आपको बताया था AMIE, याद रखिएगा AMIE। अब देखिए जो बेसिकली बेसिक होगा इस इंजन का, फ्यूल होगा वो रिफॉर्म्स होगा, गाइडिंग स्पिरिट इसका इनकल्सिविटी होगा, डेस्टिनेशन जो होगा वो विकसित भारत होगा, फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो विकसित भारत होगा। अब इनका कहना है कि अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए एस्पिरेशन ऑफ विकसित भारत क्या क्या है कि ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, इनकल्सिव डेवलपमेंट को सिक्योर करना है, इन्हांस करना है स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज़ राइजिंग मिडिल क्लास, कि वो खर्च कर सके ज़्यादा। अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा, तो GDP ग्रोथ होगा, फिर इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देना है, अपलिफ्ट करना है हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स को, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी डेवलपमेंट मेजर्स हैं जो फोकस कर रहा है, किस किस सेक्शन पे फोकस कर रहा है। तो ये है गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो ये पूछेगा, आप एग्जाम में पूछेगा कि डेवलपमेंट मेजर्स जो है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है इन द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो आपको याद रखना है, एक तो गरीब हो गया, गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, ठीक है। ज्ञान याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करने के लिए भी बात चल रही है। अब इसके लिए क्या क्या लाया गया वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जो कि डेवलप करेगा एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को। बेसिकली इसमें क्या होगा, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा जिससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को रिलीफ मिलेगा और हेल्प मिलेगा। तो क्या आपको 100 डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने हैं, 1.7 करोड़ फार्मर्स की डाटा को याद रखना है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स की ही बात हो रही है स्ट्रिक्टली, और 1.7 करोड़ फार्मर्स की ही बात हो रही है। उसके बाद KCC जो होता है उसके थ्रू क्रेडिट को और इंक्रीज़ करना है, किसान क्रेडिट कार्ड को, शॉर्ट टर्म लोन को प्रोवाइड करना है लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स के लिए, फिशरमैन्स के लिए और डेयरी फार्मर्स के लिए, जो कि अब देखो जो इन्हांस्ड लोन होगा वो 5 लाख होगा। इसी के साथ साथ जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ और बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी है उसके एम्बिट में नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स HYV जो होता है उसके लिए काम करना होगा, हाई यील्डिंग सीड्स के लिए। जो टारगेटेड डेवलपमेंट है उसको देख लेते हैं। जो हाई यील्डिंग होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट होगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा उसको हम लोग और बिल्ड करेंगे। इसी के साथ साथ मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की भी बात चल रही है। 5 साल का मिशन फैसिलिटेट किया जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग।
फिर मखाना बोर्ड इन बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना को फॉक्सनट भी कहते हैं। ये मिथिला वाले रीजन में बहुत होता है, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बिहार सेट किया गया है। बेसिकली इसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की बात की गई है कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ देखो ये जो समरी होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट सेगमेंट में, वो ज़बरदस्त मटेरियल है। मतलब आप इसको अगर अच्छे तरीके से कर लोगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेसिक्स मैंने कराया है, इसको जो मैं बोल रहा हूँ कान खोल के सुनो और याद करते चलो, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करो। अब देखो एक और सेगमेंट एडेड है कि हम लोग आत्मनिर्भरता लाएंगे पल्सेस में, दाल में। दाल का क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेग्यूम्स भी कहते हैं, ठीक है। लेग्यूम्स मतलब वैसी प्लांट्स जिसको नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से लेता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन ले नहीं पाते हैं प्लांट से, सॉइल से, मतलब डेफिसिट हो जाता है, जैसे पीचर प्लांट हो गया। अब वो क्या करता है, वो इंसेक्ट्स को, वो अपनी फ्लैप को ऑन रखता है और इंसेक्ट्स यहाँ से गई तो उसको वो ईट कर लेता है। ईट करने के बाद फ्लैप को क्लोज कर लेता है कैप्चर करने के बाद, और फिर उसको बाद में थ्रो कर देता है उससे नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा कि लिविंग फ्लावर्स आर, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, है ना। अब देखिए आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को, दाल में आत्मनिर्भर बनना है किस तरीके से, तो यहाँ पे 6 साल का मतलब 6 ईयर मिशन लाया गया है जिसमें स्पेशल फोकस होगा आपको तूर, उड़द और मसूर पे। अब ये कहोगे, अब ये दाल भी याद रखें, बिल्कुल ध्यान रखो कि स्पेशल एम्फेसाइज किस पे किया गया है। अगर गवर्नमेंट मेंशन कर रही है कि हम तूर पे, उड़द पे और मसूर पे ध्यान रखेंगे तो आप भी ध्यान रख लो, आपका एग्ज़ाम है ना। इकॉनमी पढ़ के आए हो, इतनी चीज़ें पढ़ के आए हो, अगर इकॉनमी सर्विस 5-6 पेजों की पढ़ने में क्या दिक्कत है। फिर कमर्शियल अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस सीड्स को डेवलप करेंगे, इन्हांस करेंगे प्रोटीन कंटेंट को, इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्टिविटी को, इम्प्रूव करेंगे किस तरीके से हार्वेस्ट होने के बाद की स्टोरेज मैनेजमेंट और जो भी उसकी प्राइसेस होती है जो फार्मर्स को मिलती है उसको, ठीक है। और साथ साथ में ही अब हम लोग रूरल इकॉनमी की भी बात करते हैं। रूरल कम्युनिटी हब को डेवलप किया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज को क्रिएट किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा, कैश आउट और ईएमआई पिकअप्स का भी ध्यान रखा जाएगा। क्रेडिट सर्विस टू माइक्रो इंटरप्राइज, मतलब जो क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। अब माइक्रो, मीडियम, स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होते हैं उसके अलग अलग कंडीशन है, कंडीशन का स्लैब भी चेंज हुआ है, वो भी आएगा आगे आपको बजट में। इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विसेज को की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए गरीब, यूथ और अन्नदाता और नारी, तो ज्ञान की बात कर लिया आपने। इसमें आखिर हम लोग किस तरीके से फोकस करेंगे, किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, तो हम लोग एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे, मेक इन इंडिया को इम्प्रूव करेंगे, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे हम लोग फॉर माइक्रो इंटरप्राइज, और कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो लिमिट होगा वो आपको 5 लाख की लिमिट की जाएगी फॉर माइक्रो इंटरप्राइज, जो कि रजिस्टर्ड होंगे उद्यम पोर्टल से। पोर्टल और वेबसाइट्स की डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दी है। और अगर जैसे मान लो फर्स्ट ईयर हुआ है उनका और उद्यम पोर्टल से वो रजिस्टर्ड हैं तो 5 लाख, और अगर 10 लाख मिलेगा वैसे कार्ड्स को, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 10 लाख मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अब देखो, अब जो जो पहली बार एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं उनके लिए क्या स्कीम है, 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसमें वुमेन इंक्लूडेड हैं, एससी और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है जो कि प्रोवाइड करेगा छोटे छोटे लोन्स को, जैसे मतलब शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स को अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। अब देखो जो मैन्युफैक्चरिंग मिशंस है उसमें कुछ फोकस किया गया कुछ मैंडेटरी चीज़ों को, जैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज करेंगे, वर्कफोर्स जो फर्दर रेडी हैं डिमांड जॉब्स के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर को क्रिएट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट में काफ़ी सपोर्ट होगा। अब देखो कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए भी कुछ मेजर्स होगा, जैसे स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा,
इसमें जो है वो लगभग एम्प्लॉयमेंट के लिए 22 लाख पर्सनस, ठीक है, देखो स्कीम्स इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट, वैसे लोगों को जो इस फुटवेयर सेक्टर्स में, लेदर सेक्टर्स में काम करते हैं, तो लगभग 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा, ठीक है। और जो टर्नओवर होगा वो आपको रुपीज़ 4 लाख करोड़ का, और जो एक्सपोर्ट होगा वो 1.1 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड है। अगर हम लोग टॉय सेक्टर में बात कर लें, अब देखो ये जो सेक्टर वाइज दिया है ना, काफ़ी इनहेरेंटली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद मेंशन कर दूंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब टॉय सेक्टर में बात कर रहे थे, लेकिन हाँ अगर सुन लोगे, दिमाग में रहेगा तो परेशान नहीं होगे। अगर मान लो 1.1 लाख करोड़ आ गए एक्सपोर्ट्स इन द फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, तो आप घबराओगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओगे। अब देखो टॉय सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली ये फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, छोटे छोटे, मतलब क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है, कुमुलेटिव जो सेल होता है, कुमुलेटिव जो प्रोडक्शन होता है, स्किल्स के बारे में भी बात की गई है, और इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से क्रिएट किया जाएगा, हाई क्वालिटी रहेगा, यूनिकनेस रहेगा, इनोवेटिव रहेगा, और सस्टेनेबल टॉयज़ रहेगा, ठीक है, और मेड इन इंडिया का ब्रांड होगा। मोदी जी काफ़ी फोकस करते हैं, मन की बात अगर आप कभी जानते होगे तो मन की बात में वो टॉयज़ पे भी काफ़ी बीच बीच में स्पीच दे चुके हैं। इसी के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार, इसको डेवलप किया जाएगा, जो कि अब देखो स्टेब्लिश किया जाएगा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे, तो बिहार में। फिर अब देखो बिहार में इलेक्शन चल रहा था, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर था और ये बजट ईयर जो था ना, वो बिहार के लिए थोड़ा सा काफ़ी सपोर्टिव रहा होगा, क्योंकि देखो इलेक्शन में ही काम होता है, आपको पता होगा। और फार्मर्स के इनकम को इन्हांस करने के लिए स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए ये क्रिएट किया गया है। अब देखो एमएसएमई का क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार कर लेना यहाँ पे, फिर बाद में मत कहना कि पढ़ाए तो थे लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब देखो एमएसएमई अगर सेक्टर की बात करें, तो एक होता है माइक्रो एंटरप्राइज, एक होता है स्मॉल एंटरप्राइज, एक होता है मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो के लिए करंट में अभी 2 चीज़ होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है उस एंटरप्राइज पे, एक होता है इन्वेस्टमेंट के बाद जो टर्नओवर हुआ, आखिर इसकी औकात क्या थी, इसको मिला क्या, इसने किया क्या, एक फाइनेंशियल में कमाया क्या। तो करंट में अगर कोई भी एंटरप्राइज है वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में काउंट होता है। स्मॉल के लिए 10 करोड़, मीडियम के लिए 50 करोड़। लेकिन अब रिवाइज्ड हो गया है, अब नए वाले जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में ऐड हुआ है, वो आपको माइक्रो एंटरप्राइज के लिए है 2.5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है 25 करोड़, मीडियम एंटरप्राइज के लिए है 125 करोड़, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे कि आपको नियरली 2.5 टाइम्स का जहाँ चेंज है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग टर्नओवर्स की बात कर लेते हैं, करंट में 5 करोड़, तो रिवाइज हो गया 10 करोड़। अगर देखो, अगर आप मान लो अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2.5 करोड़ की, और अगर आपको टर्नओवर होता है 10 करोड़ की, तो हम लोग जो हैं एज ए गवर्नमेंट एंटिटी वी विल कंसीडर यू अ माइक्रो एंटरप्राइज। इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइज के लिए अब जो रिवाइज इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ है, तो टर्नओवर पहले 50 था, अब 100 हो गया। मीडियम के लिए 250 टर्नओवर था, अब हो गया 500। तो अगर आप देखोगे टर्नओवर जो है वो 2 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो यही बात है, अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज हो तो पहले इन्वेस्टमेंट, अभी अगर आप 25 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो आप स्मॉल एंटरप्राइज में काउंट होगे, लेकिन वेट, आपकी टर्नओवर जो होगी वो 100 करोड़ होनी चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज के केस में 125 करोड़ और 500 करोड़ का ये सीक्वेंस है। तो ये जो पेज है ना, ये जो स्क्रीनशॉट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मैंने कहा था, और एग्जाम में आएगा तो फिर मुझे याद करना, ठीक है। अब देखो गरीब यूथ अन्नदाता नारी के लिए कुछ डेवलपमेंट मेजर्स को फोकस किया गया है। इन्वेस्ट किया जाएगा लोगों में, इकॉनमी में और इनोवेशंस में। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है, इसको लाया गया है। कैपेसिटी, आईआईटीज़ की कैपेसिटी को एक्सपेंड किया गया है। डे केयर कैंसर सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में लाया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, याद रखिएगा, फिर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात की गई है, जो प्रोवाइड करेगा डिजिटल, देखो इंडियन लैंग्वेज बुक्स होगा ना, उसको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा और इंडियन लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा हर एक स्कूल में और हायर एजुकेशन में। तो भारतीय भाषा जो पुस्तक स्कीम है वो इस चीज़ के लिए ही है। अब देखो नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, इसको क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली इसको लाया जाएगा टू
कि आप ग्लोबली एक्सपर्टाइज ला सको। फिर अटल टिंकरिंग लैब ऑलरेडी चल रही है, 50,000 लैब्स को और क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में नेक्स्ट 5 ईयर में। अब ये डाटा जो 50,000 है 5 सालों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए लाया जाएगा, जिसका आउटले होगा 500 करोड़ का। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाया जाएगा, जो कि सारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लाया जाएगा इन रूरल एरियाज़। मेडिकल एजुकेशन को और एक्सपेंड किया जाएगा, 10,000 एडिशनल सीट क्रिएट किए जाएंगे, जिसका गोल होगा कि 75,000 सीट्स जो होंगे वो नेक्स्ट 5 ईयर में और ऐड किए जाएँ। ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम आपको पता होगा, बेसिकली टू बी रिवैम्प्ड विथ इन्हांस्ड। अब देखो, इसको स्वनिधि को और रिवैम्प किया जाएगा, लोन्स जो बैंक से हैं जो होंगे वो और इन्हांस्ड वे में होंगे। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। वेलफेयर होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अब अगर और बात कर लें, अब किस तरीके से लोग और इकोनॉमी और इनोवेशन में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट मिलेगा। टोटल आउटले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को। किस चीज़ के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और इंसेंटिव्स के लिए, ताकि वो रिफॉर्म कर सकें। जल जीवन मिशन, इसको 100% कवरेज अचीव करने के लिए इस मिशन को 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। अब आपके एग्ज़ाम में यही पूछेगा, वीवीआई कब तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है। और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर लें तो इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की बात की गई है, ऑगमेंटेशन की बात की गई है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन की, और एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% आपको और मिलेगा जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ठीक है, ताकि ये कंटिजेंट रिफॉर्म के लिए यूज होगा। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 में, तो आपको ये टाइम फ्रेम याद रखना है। बेसिकली इसमें यही है कि जो कैपिटल है उसको प्लग बैक करना है ऑफ ₹10 लाख करोड़ जो नए प्रोजेक्ट्स में होंगे उसके लिए। अर्बन चैलेंज के लिए फंड क्रिएट किया गया है ₹1 लाख करोड़, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा कि किस तरीके से सिटीज़ को एज ए ग्रोथ हब हम और क्रिएट करें, क्रिएटिव रिडेवलपमेंट करेगा सिटीज़ की, और वाटर एंड सैनिटेशन पे ज़्यादा फोकस करेगा। गुरुग्राम को देख लो अभी आप। ठीक है। अब देखो और कुछ समझते हैं। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लाया गया है, जिसमें आपको टोटल कॉर्पस है ₹25,000 करोड़, जो कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगा, जिसमें 49% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट का होगा। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आप मुझे बताना। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुआ है एटॉमिक एनर्जी एक्ट में, और साथ साथ में ही सिविल लाइबिलिटी की भी बात की गई है फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है। और इसको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जाएगा फॉर विद द प्राइवेट सेक्टर टू। उड़ान की बात कर लेते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, 120 नए डेस्टिनेशंस और कैरी 4 करोड़, देखो 120 नए डेस्टिनेशन को क्रिएट किया जाएगा, और 4 करोड़ पैसेंजर को नेक्स्ट 10 ईयर में इसमें ये कैरी करेगी फाइनल। ठीक है। तो उड़ान के अंदर में रीजनल कनेक्टिविटी लगभग 120 न्यू डेस्टिनेशन को कनेक्ट करेगा, जो कि 4 करोड़ पैसेंजर को कैरी करेगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर। अब देखो बिहार की बात कर लेते हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फिनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशियन कैनाल ERM प्रोजेक्ट्स के लिए भी। फिर एक है आपको स्वामी फंड 2, जिसमें 15,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेडिशियस कंप्लीशन दिया गया है फॉर 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स थ्रू ब्लेंडेड फिनांस। ठीक है, ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड फिनांस के थ्रू। अब देखिए टूरिज़्म की बात कर लें। टूरिज़्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से जनरेट किया जाएगा। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट को क्रिएट किया जाएगा स्टेट के पार्टनरशिप के साथ साथ, और ई वीज़ा फैसिलिटी को क्रिएट किया जाएगा। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट पे बात होगी, और परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। मुद्रा लोन्स, ठीक है, फॉर होम स्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। ईज़ ऑफ ट्रैवल और कनेक्टिविटी और टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है उसको कन्वीनियंस किया जाएगा, मतलब ईजी से ईजी जितना आसान हो सके फॉर द टूरिस्ट ग्रोथ। ठीक है। अब देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट है लोगों में, इकॉनमी और इनोवेशंस में। तो पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात की गई है।
जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म के बारे में बात की गई है, ज्ञान भारतम मिशन की बात की गई है, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन की बात की गई है। ये सारा का सारा ना इंडिविजुअल बिट बाय बिट करंट अफेयर है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की बात की गई। अब देखो एक एक करके समझते हैं। पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात कर लें, यहाँ पे आपको 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च IITs और ISC में। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में आपको 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जा सके। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन की बात की गई है। बेसिकली इसमें क्या होगा, फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और जिसमें PM गति शक्ति और को यूज़ किया जाएगा, और इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग, डिज़ाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया जाएगा। ग्राम भारतम मिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा और कंजर्वेशन होगा, जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको, और जो लगभग 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको कवर किया जाएगा इसके एम्बिट में। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी जो इंडियन नॉलेज का है उसको क्रिएट किया गया है। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म की बात कर लें तो सेकंड जीन बैंक बनाया गया है, जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स होंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए इसको लाया गया है। अब देखो एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए क्या किया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लाया गया है, भारत ट्रेड नेट को लाया गया है, और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC ग्लोबल सप्लाई चेन GCC को इंट्रोड्यूस किया गया है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को लाया गया है फॉर एयर कार्गो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बात की गई है। बेसिकली ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है क्या, तो क्रेडिट नीड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये लाया जाएगा फॉर द रूरल एरियाज़। नैफिड की बात कर लेते हैं, इसको सेट किया जाएगा फॉर पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट फैसिलिटी के लिए। बेसिकली इसको लाया जाएगा फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सेंट्रल KYC रजिस्ट्री को रिवैम्प किया जाएगा, जो कि रोल आउट होगा आपको 2025 में, जिसकी रजिस्ट्री रोल आउट होगी 2025 में। फिर स्पीड अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स रैशनलाइजेशन जो रिक्वायरमेंट होगी उसको स्पीड अप किया जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट जो इंश्योरेंस सेक्टर में होगा उसको रेज किया गया है 74 से 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI FDI को जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, जो लिमिट था कि आप 74% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब उसको 100% कर दिया गया है, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस हैं और प्रपोजल है कि वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा न्यू इनकम टैक्स बिल। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि बेसिकली बेस्ड है प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट पे। हाई लेवल कमेटी रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट की बात की गई है। FSDC मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो, ठीक है। बेसिकली जो FSDC मैकेनिज्म है वो करंट फिनेंशियल रेगुलेशन और सब्सिडियरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और ये चेक करेगा कि किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिवनेस है डेवलपमेंट और फिनेंशियल सेक्टर में उसकी जो रेट क्या है उस, ठीक है। जन विश्वास बिल 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिक्रिमिनलाइज करेगा 100 प्रोविजंस को वेरियस लॉज में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये VVI। अब देखिए कुछ इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात की गई है। 7 टैरिफ रूल्स को रिमूव करने की बात की गई है और अप्लाई नॉट मोर देन एक सेस या सुपर चार्ज से ज़्यादा अप्लाई नहीं करो, इसकी बात की गई है। और इक्विवेलेंट सेस जो कि मेंटेन करेगा इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस को। मोस्ट ऑफ द आइटम जो लोअर सेस की बात कर रहा है उसमें देखो सेस तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है टैक्सेशन में, आप देख लेना। फिर सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया में एग्जेम्पशन टू ओपन सेल फॉर LED LCD TV, ठीक है। लूम्स एंड टेक्सटाइल, कैपिटल गुड्स, लिथियम आयन बैटरी के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, ठीक है। यहाँ एग्जेम्पशन मिला है इन चीज़ों में। MRO की प्रमोशन की गई है जिसमें आपको 10 साल का एग्जेम्पशन मिला है गुड्स पे फॉर शिप बिल्डिंग और शिप्स फॉर ब्रेकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रेलवेज गुड्स इंपोर्टेड फॉर शिप्स रिपेयर्स। इसी तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी है, ड्यूटी फ्री इनपुट्स मिलेगा खास करके हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर सेक्टर्स में। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की गई है। अब देखिए लाइफ सेविंग मेडिसिन की एक्सेस को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगे, मेडिसिन होंगे, इनको इस लिस्ट से एग्जम्प्ट किया गया है। अब 6 मेडिसिन जो है उनको 5% ड्यूटी लिस्ट में ऐड किया गया है
37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को एग्जेम्प्ट किया गया है इस लिस्ट से। मेडिसिन वैसे जो रेयर डिजीज़, कैंसर और सीवियर क्रोनिक डिजीज़ से लिंक्ड है उनके लिए। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो भी आर्म लेंथ होगा प्राइस ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का, उसके लिए आपको इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए इसमें ट्रांजेक्शन को ऐड किया गया है और साथ साथ में ही जो स्कोप ऑफ सेफ हार्बर है, जो रूल होता है, उसकी एक्सपेंशन की बात की गई है। अब देखो, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म हुआ है, स्पेशल फोर्सेस मिडिल क्लासेस के लिए ये ध्यान रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई 0 से 4 लाख कमाते हो तो नील है, 4 से 8 लाख अगर कमा रहे हो तो 5% लगेगा, 8 से 12 लाख कमा रहे हो तो 10% लगेगा, 12 से 16 लाख कमा रहे हो तो 15% लगेगा, 16 से 20 लाख में 20% लगेगा, 20 से 24 लाख में आपको 25% लगेगा, 24 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो 30% इनकम टैक्स लगेगा। ये याद रखिएगा। 4 का डिफरेंस है और यहाँ 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये याद करना आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है। टैक्स डिडक्शन लिमिट की बात करें सीनियर सिटीजन्स की तो डबल कर दिया गया है, 50,000 से 1 लाख। एनुअल लिमिट जो है वो 2.40 लाख था फॉर TDS, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 6 लाख के लिए रेंट पे, ठीक है। अब किस तरीके से वॉलंटरी कंप्लायंस को इंकरेज किया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है टाइम लिमिट को, जो कि अगर फाइल लिमिट जो फाइल अपडेट करते हो आप रिटर्न्स की, उसके लिए एक्सटेंशन मिला है। करंट लिमिट 2 साल था, अब 4 साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो टैक्स सर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर एक टनेज टैक्स स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर इनलैंड वेसल, और एक्सटेंशन मिला है ताकि वो अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सके 5 ईयर ऑफ स्टार्टअप्स के लिए। फिर स्पेसिफिक बेनिफिट मिला है शिप लीजिंग यूनिट्स को, इंश्योरेंस को और ट्रेजरी सेंटर्स को, जो ग्लोबल कंपनीज होंगी उनके लिए। और सर्टेन टैक्सेशन ऑफ कैटेगरी होगा, जैसे टैक्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, AIFs और ये सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को जैसे 5 साल स्टार्टअप वाला याद रखिएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में याद रखिएगा, और टनेज टैक्स जो इनलैंड वेसल्स के लिए उसको याद रखिएगा। अब रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन सुन लो। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से कहाँ से रुपया आता है ये देख लो। पहले आने का देखो, फिर जाने का देखना। तो बोरोइंग अदर लाइबिलिटी से 24%, इनकम टैक्स से 22%, फिर उसके बाद इनकम टैक्स से 22%, GST एंड अदर से 18%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 1%, नॉन टैक्स रिसिट से 9%। फिर उसके बाद अगर रुपीज़ गोज़ टू कहाँ जाता है तो इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, लेकिन इसमें कैपिटल आउटले डिफेंस और सब्सिडी पे हटा के तो ये 16% है, मेजर सब्सिडी 6%, डिफेंस 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ 22%, फिनांस कमीशन अदर ट्रांसफ़र 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8% और अदर एक्सपेंडिचर 8% है। तो अदर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, फिनांस कमीशन, ये सारे पे 8 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और डिफेंस पे 8 है, तो एक साथ 4 को क्लब कर लीजिएगा। वैसे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो स्टार्टिंग में 2 पेज नोट्स दिए हैं उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब देखिए रिसिप्ट्स के बारे में देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, देखो एक ट्रेंड पूछता है कि आखिर 3-4 फाइनेंशियल ईयर में कभी क्या डिप रहा, कभी क्या आगे रहा, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, या फिर कभी कांस्टेंट रहा, इस तरीके का रहता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लेते हैं लाख करोड़ में। तो 23-24 में एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 27.3 था, फिर 24-25 में BE में 31.3 था, फिर 2024-25 में RE में ये 30.9 था, और 25-26 में 34.2 है। तो अगर आप देखोगे इस ग्रोथ को, पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर इससे कम हुआ, फिर अभी बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड है। तो ये जो कर्व है, अगर आपको एग्जाम में बोले रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं लाख करोड़ में। 23-24 में आपको 17.1 था, 24-25 में 16.9, फिर 24-25 में 16.3, 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 16.4। तो ये देखोगे तो पहले कंटिन्यूस डाउन हुआ है और अभी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस ट्रेंड को फॉलो करना और इससे क्वेश्चन बनता है। एक्सपेंडिचर के केस में देख लो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो 23-24 में 12.5, 24-25 में 15, 24-25 RE में 13.2 और 15.5, ठीक है। तो आप इस कर्व को देख सकते हो।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखोगे तो पहले ग्रो किया है, फिर कांस्टेंट थोड़ा सा, फिर ग्रो, ठीक है। और अभी 25-26 का देख लीजिए 39.4 है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, इस सारी चीज़ों को ना एक ट्री के फॉर्म में मैंने क्रिएट किया है। उस ट्री को अगर आप देख लोगे तो एक बार में याद करना आसान रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अब देखो सारी चीज़ों को एक जगह डाल दिया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में भी देखोगे तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू की सारी डिटेल एक जगह, कैपिटल की एक जगह। इसको याद करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग से देखोगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल है। फिर देखो, अब हम लोग बात करते हैं डेफिसिट ट्रेंड की। तो डेफिसिट मैंने ऑलरेडी लिखा है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो अभी 4.4 की बात चल रही है। 6.7 से 4.4 आया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 6.7 से 4.4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लें तो 4.4 से 1.5 पे आया है। अभी 3.3 से 0.3 पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। अब देखो ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपको 24-25 का दे रखा है, और ये जो 4.4 है वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये ट्रेंड दे रखा है, लेकिन इस ट्रेंड पे वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है, एक एस्टिमेट पता होना चाहिए। ये देखो 24-25 का है, और ये वाला जो है वो 25-26 का है। आप कलर देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिसरीड कर लिया कलर की वजह से। देखो ये ज़्यादा डार्क है, तो इसको देखना है, इसको नहीं। अब देखो 21-22 में ये दे रखा है, जब कोविड का टाइम था तब 6.7 था फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल कोविड के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो कोविड से कभी कभी डाटा को कंपेयर करता है, इसलिए इन्होंने इस तरीके से दिया है। ये 22-23 का है, ये 23-24 का है, और ये 24-25 आरई का है, और ये 25-26 का है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रीड करना। आप कोविड टाइम से ही एक तरीके से एस्टिमेट करने की कोशिश करना। 6.7 से 4.4 तो घटा ही है, तो ये घटना मतलब अच्छी बात है। ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट आपको 1.5 है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3 है, और प्राइमरी डेफिसिट 0.8 है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी टेबल में डाल दिया है, तो उसको आप देख लेना। अब देखो नेट रिसीट की बात कर लेते हैं। सेंटर पे, मतलब सेंटर की जो रिसीट है, कितना सेंटर अपने पॉकेट में आया, कितना सेंटर के पॉकेट में आया। तो आप देखोगे तो ये ट्रेंड को 21-22 में पहले तो ठीक था, उसके बाद ये बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा घटा, फिर थोड़ा घटा, उसके बाद अभी जो है वो ठीक पोजीशन पे है, ठीक है। तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर का टर्म होगा उसको याद रखिएगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो कर्व है येलो कलर का, वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट का है, और अगर हम ये इस रेड वाले को फॉलो करेंगे तो ये आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और टोटल ये जो दे रखा है ये टोटल नेट सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू है, जो कि 28.4 है। इसी तरीके से अगर हम लोग टोटल ट्रांसफ़र ऑफ स्टेट्स एंड यूटिलिटीज बात कर लेते हैं, कितना ट्रांसफ़र किए हैं लाख करोड़ में, तो आप देखिएगा 21-22 में 17.06 लाख करोड़ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई, ये धीरे धीरे देखो इस ट्रेंड को बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग आप कह सकते हो। 21-22 में 17.06 था, और फिर उसके बाद स्टेट की शेयर आपको 22-23 में 18.65, 23-24 में 20.65, 24-25 आरई में 22.76, और 25-26 में 25.60, ठीक है। आप देखो ये ट्रेंड को देखोगे तो फॉलो करोगे तो हमेशा कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है, तो इस पर क्वेश्चन बनता है। अब देखो कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, ये वीवीआई हो जाता है। डिफेंस में आपने कितना किया, 4,91,732 करोड़, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आप हमेशा कन्वर्ट कर लिया करो। 4.91 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट में 2.66 लाख करोड़, ठीक है। होम अफेयर्स में 2.33 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड लैंड में 1.71 लाख करोड़, एजुकेशन में 1.28 लाख करोड़, हेल्थ में 98,311 करोड़, उसके बाद अर्बन में 96,777, आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298 करोड़, एनर्जी में 81,174 करोड़, कमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,553 करोड़, सोशल वेलफेयर में 60,052 करोड़, साइंटिफिक में 55,679 करोड़। अब देखो इसमें टॉप तो याद होना चाहिए, जैसे मान लो डिफेंस हो गया, फिर एग्रीकल्चर एंड लीड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। और देख लो एनर्जी याद कर लेना, बस इतना अगर याद कर लोगे। लेकिन कोशिश करना, क्योंकि ये ट्रेंड जो होता है एक्सपेंडिचर का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब चलो ये हमारा हो गया आज का बजट। और अगर मान लो आपको आईबी की मेंटरशिप चाहिए तो आप
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर UPPCS BPSC की मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9773761359 पे, ठीक है, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो ISP सिंप्लीफाइड टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे मेरी आईडी है इंटेंगल फोटोन, लास्ट में डबल N हो जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी ISP सिंप्लीफाइड है, ठीक है।